बिजनेस और इंडस्ट्रीज एक ही तो बात है? नहीं, दो डिफरेंट चीजें हैं। इंडस्ट्रीज में आप जनरली कुछ बनाते हो, एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कुछ कन्वर्ट कर रहे हो, पर बिजनेस में बहुत सिंपल लग रहा है देखने में ये कि प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी है, पर इसमें होता क्या है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ज्यादातर बच्चे प्राइमरी सेक्टर की तरफ तो नहीं देख रहे, बट प्राइमरी सेक्टर बाकी सारे सेक्टर्स को रन करता है। कैसे? तो ये तीनों डिपेंडेंट है। अच्छा, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग लिंकिंग सेक्टर कौन सा है? ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? ओके, आई वेलकम यू इन द क्लास ऑफ सोशल स्टडीज। तो आई एम सुपंजिता सिंह। तो बच्चों, आज हम एक और चैप्टर करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब तक हम काफी कुछ रिवाइज कर चुके हैं। आई विश एंड आई होप कि आप लोग भी रिवाइज कर रहे होंगे साथ के साथ। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं 5 मार्क्स के, वो मैं आपको साथ के साथ बताती चलूंगी। एंड जहां भी आपके डाउट्स आते हैं प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो ये एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, तो इकोनॉमिक्स डेफिनेटली मनी से रिलेटेड होगा, कुछ इनकम से रिलेटेड होगा और उसी के रिलेटेड हम इसमें पढ़ाई करेंगे। पर यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें इंट्रोडक्शन समझेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर बहुत इजी चैप्टर है बिकॉज ये क्लास 9th में भी था और इन सेक्टर्स से आप पहले भी फैमिलियर हो चुके हो। फिर हम देखेंगे हिस्टोरिकल चेंज, जिससे 2 से 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ 3 सेक्टर्स, कैसे ये 3 सेक्टर्स इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और क्या इनका मेजर रोल है। क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैसे इन्होंने हमारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है। आज जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए कहां पर आपको जॉब मिलेगी, क्या चीजें रहेंगी। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बात करेंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के साथ इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। अच्छा, उससे स्टार्ट करने से पहले अग्नि, अगर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा गोल क्या रहेगा? क्या बनना चाहोगे? क्या बनना चाहोगे? किस तरीके की जॉब करना चाहोगे? माइक ले लो, बाकी भी तैयार रखना अपना गोल। फार्मिंग करेगा और आप एक एक करके। हाँ बताओ अग्नि। नहीं नहीं, ये तुम्हारा चांस है, बताओ। क्रिकेटर बनेगा, ओके। नेक्स्ट, सियान। ऑब्वियसली, पर बेटा उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना। हाँ, बिजनेस करना है, ओके। बिजनेस करना है या इंडस्ट्री सेटअप करनी है? बिजनेस करना। ये इन लोगों को तुम पे भरोसा नहीं है, तुम्हें खुद पे है? ये लोग हंस रहे हैं, इनको तुम पे बिलीव नहीं है, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? अच्छा, बिजनेस सेटअप करोगे या इंडस्ट्री? मैम दोनों एक ही बात है मैम। अगर इंडस्ट्री होगी तो मैम बिजनेस चलेगा। क्या पक्का दोनों एक ही बात है? नहीं? अच्छा बोलो अग्नि। मैम जब आप पढ़ाओगे तो मैम जब पता चलेगा। मुझे सियान पर भरोसा, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। ओके, तो ये बिजनेस की बात कर रहा है। अच्छा, और कोई बताएगा? किसी का कोई गोल है? राघव, गिरी, राघव बताओ, माइक दो उसको। क्रिकेटर। ये भी क्रिकेटर बनेगा। इंडियन टीम यहीं से निकलेगी नेक्स्ट। जीवितेश, इट्स फॉर यू, बताओ क्या बनोगे बेटा? अभी सोचा ही नहीं है। ओके, एनी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जॉब करना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है? जॉब ही करना है। जॉब करनी है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे समझ में आई कि ज्यादातर बच्चे जॉब में जाना चाहते हैं, राइट? नमन, तुम्हें क्या बनना है बड़े होके बेटा? अग्नि, अग्नि फिर मैं तुझे फॉरेनर बोल दूंगा, फिर तेरी चिप लग जाएगी। अग्नि लास्ट, अग्नि बिहेव। हाँ बताओ नमन, व्हाट्स योर गोल? मेरा, अरे जब मेरा है एक आईएएस बनना। एक ही आईएएस बन पाओगे? तो नमन का गोल है आईएएस बनना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे तरीके के गोल्स आए, इसी तरीके से आपके भी बहुत सारे गोल्स होंगे। तो किसी ने बोला कि आईपीएस बनना है, किसी ने बोला क्रिकेटर बनना है, किसी ने बोला जॉब करनी है। पर इसमें इतना समझ में आया कि शायद कोई पब्लिक सेक्टर में होगा, कोई प्राइवेट में होगा, पर सभी ना कहीं एक ही सेक्टर के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। वो क्या है? आपका टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। यहाँ पे सियान ने बोला था कि मैम बिजनेस और इंडस्ट्रीज एक ही तो बात है? नहीं, दो डिफरेंट चीजें हैं। इंडस्ट्रीज में आप जनरली कुछ बनाते हो, एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कुछ कन्वर्ट कर रहे हो,
पर बिजनेस में हो सकता है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर एक सप्लाई चेन का पार्ट हो, वहां पे आप होलसेल का मार्केट हैंडल कर सकते हो, रिटेलिंग का मार्केट हैंडल कर सकते हो, तो वो आपका किस में नहीं आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो चलो थोड़ा डिटेल में अब मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हम बात करने वाले राघव उन सारी चीजों की जहां से हमें इनकम जनरेट होती है, मनी आता है और उससे हमारी देश की इकोनॉमी चलती है। ऐसी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर बोलते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है, इसमें हम या तो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या फिर सर्विसेज दे रहे होते हैं और बदले में हमें मिलता है कैश या फिर बोल सकते हैं इनकम। ठीक है, क्या तुम इसी के लिए पढ़ाई कर रहे हो? पक्का? कोई अपने डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है यहाँ पे? सबका मोटिवेशन एक ही है? तो बच्चों उस मोटिवेशन को मैं डायरेक्शन देती हूँ। यहाँ पे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज 3 होंगी। पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। बहुत सिंपल लग रहा है देखने में ये कि प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी है, पर इसमें होता क्या है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बच्चे प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत लकी हो गए आप अगर ये 3 मार्क्स में आ जाता है, बिकॉज सबसे इजी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। इसका रीजन है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके बना रहे हैं। ठीक है, वी प्रोड्यूस अ गुड जिसमें हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कैसी रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को, और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल। बच्चों यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से सुननी है आपको कि यहाँ पे ना जब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो इसमें कीवर्ड है क्या, एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स भी आपके साथ एमसीक्यूज में, मैच द फॉलोइंग में, असर्शन रीजंस में देखने के लिए मिल सकते हैं। वो है एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग। तो यहाँ बैठे बच्चों ने जो भी एग्जांपल दिए वो इनमें से तो कुछ नहीं था कि हम मैम इसमें से कोई काम करेंगे। दैट मीन्स कि ज्यादातर बच्चे प्राइमरी सेक्टर की तरफ तो नहीं देख रहे हैं, बट प्राइमरी सेक्टर बाकी सारे सेक्टर्स को रन करता है। कैसे कैसे ये इंटरडिपेंडेंट सेक्टर्स है, मैं आगे आपको समझाऊंगी। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी सेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे ना एक इमेज से एग्जांपल देने की कोशिश की है। यहाँ पे आप कॉटन बॉल्स को देख सकते हो, कॉटन फ्लावर को देख सकते हो, ये प्लग किया जा रहा है। इसको ले जाके इंडस्ट्री में थ्रेड बन रहा है और इस थ्रेड को फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा या फिर मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? यहाँ पर भी कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है देखो, इन्वॉल्व है कन्वर्जन ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मतलब हम कोई भी रॉ मटेरियल ला रहे हैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बिल्डिंग का, मेकिंग ऑफ कार, फोन एसेट्रा। तो सियान यहाँ क्लियर हुआ कि बिजनेस और इंडस्ट्री सेम नहीं होती। ठीक है, इस वाले सेक्टर को बच्चों हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? पक्का? ओके, चलो आगे बढ़े। तो थर्ड वन, जब हम ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे सर्विस के एग्जांपल बोलते हैं, जैसे किसी ने बोला क्रिकेटर, जिवितेश ने बोला जॉब, या फिर नमन ने बोला कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। ये सारी चीजें क्या है बच्चे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन मैं भी आपको यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ तो मैं भी एक किस सेक्टर का पार्ट हूँ बच्चे, सर्विस। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ या किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बेसिकली टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। इसमें कीवर्ड क्या है, इसमें बच्चे हम सर्विसेज, ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे बाकी 2 सेक्टर से चलती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके एग्जांपल्स बताओ। पहला क्या है, टीचिंग, कस्टमर सपोर्ट, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी। सारी चीजें कैसी हैं बच्चे, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई? बहुत सिंपल था, राइट? अगर ये 3 मार्क्स में आता है बच्चों तो आपको ये आंसर कैसे लिखना होगा? सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर इसका अनदर नेम लिखोगे और साथ के साथ इसका एग्जाम्पल भी क्लैरिफाई करना है, छोटी छोटी डेफिनेशंस बना के, ताकि आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगे, राइट? अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बच्चे क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। अब तक जो पढ़ा बस उसको इस स्लाइड में समराइज कर दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे सर्विस सेक्टर की बात हुई है, यहाँ पे कॉटन लिया, इसको यार्न बनाया और यार्न को फिर क्या किया गया है बच्चे, ट्रांसपोर्ट। क्या ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं? व्हाट यू थिंक? बिल्कुल हैं। कैसे?
अगर टर्शरी में ये मार्केट में जा रहा है, कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद सेकेंडरी में कुछ बना है। पर सेकेंडरी में थ्रेड कैसे बना? क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस है, मतलब प्राइमरी में कोई एक्टिविटी हुई है। ठीक है, तो ये तीनों डिपेंडेंट है। अच्छा, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग लिंकिंग सेक्टर कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर। विच वन? सेकेंडरी। अच्छा, सिंपल सी बात समझो कि आप जिस सिटी में रह रहे हो वहां अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स आएंगे और शायद कभी आप भी जाओगे। जब आप वहां पे कोई पोस्ट हैंडल करोगे तो आपको जो भी सैलरी मिलेगी उससे आप बहुत सारी चीजों की डिमांड करोगे, जैसे कि मॉल चाहिए घूमने के लिए, ठीक है, मूवी थिएटर्स चाहिए होंगे, बैंक चाहिए होगी, कस्टमर सर्विसेज चाहिए होगी, पुलिस चाहिए होगी। तो क्या हुआ कि जब हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो अपने आप बच्चों कौन सा सेक्टर ग्रो कर गया? टर्शियरी। इज इट क्लियर? तो जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहां अर्बनाइजेशन हो ही जाता है, और अर्बनाइजेशन एक क्लियर एग्जांपल है किसका? सर्विसेज का। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जीडीपी। बहुत बार सुना होगा, कोई बताएगा क्या है? अक्षित पास करना बेटा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें होता क्या है? पढ़ना पड़ेगा वो तो मैं आप थोड़ा साइड हो जाओ, है ना। इतना स्मार्ट होना चाहिए। हाँ, माइक देना बेटा। मैम ये शो करता है कि हमारे तीनों सेक्टर्स में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका सम। यस, ठीक है, बहुत सिंपल सी इसकी बच्चों डेफिनेशन है कि यहाँ पे हमारे जितने भी सेक्टर हैं, कितने सेक्टर हैं हमारे? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इनके सारे काम को मिला दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सम बोलते हैं। और सम करके हम लोग देश की इकोनॉमी को फाइंड करते हैं, या फिर जिसे बोले हम जीडीपी। पर हाँ, यहाँ पे बच्चों एक कीवर्ड है, जब भी आप इसकी जीडीपी की फुल फॉर्म लिखोगे या डेफिनेशन लिखोगे, क्या लिखा है यहाँ पे? फाइनल। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 2026 आने वाला है, उसमें भी तो हम काम करेंगे, क्या उसे भी अभी की जीडीपी में ऐड कर ले? नहीं। आप यूथ हो, शायद आप आगे जाके अर्न भी करोगे, तो आप एक रिसोर्स बनोगे, तो आपकी भी सैलरी को अभी ऐड कर ले? नहीं। तो यहाँ पे जीडीपी बोलता है कि तभी कैलकुलेट होगी जब आपका फाइनल गुड या सर्विस आपके पास आ जाएगा एक ईयर का। इज इट क्लियर? फाइनल लगाना नहीं भूल रहा है। ये सम है तीनों सेक्टर्स का बच्चे, इससे देश की इकोनॉमी पता चलती है। इंडिया कैसे कैलकुलेट करता है जीडीपी, ये एक टास्क है। ये कैलकुलेट करती है बच्चे कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। क्या ये अकेले कर सकते हैं? इनको स्टेट्स की हेल्प लगेगी? यस। तो ये बच्चे स्टेट से भी क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। यूनियन टेरिटरी से भी हेल्प लेते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट स्टेट से भी हेल्प लेती है। यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आ गया व्हाट इज जीडीपी? तो आगे कोई पूछेगा तो बता दोगे? अच्छा, अगर एक एमसीक्यू बना कि कौन कैलकुलेट करता है इसको, कौन आंसर देता है इसके बारे में कि जीडीपी क्या है इंडिया की, तो आंसर क्या लिखोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज इसको याद रखना, स्टेट से हेल्प ली जाती है, पर आंसर क्या रहेगा बच्चे? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एमसीक्यू आया है इसीलिए बता रही हूँ। हिस्टोरिकल चेंजेस इन द 3 सेक्टर। जब तुम छोटे होगे तब तुम्हें पता चला होगा कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्राइमरी सेक्टर। अच्छा, कितना परसेंट? 52%। ठीक है, अर्लियर इट वाज 60%, अभी डिक्लाइन हुआ और कितने पे आ चुका है? 52% पे, मतलब 8% डिक्रीज हो गया। तो ये 8% लोग गए कहाँ? टर्शरी। तो एक चेंज देखने के लिए मिला है कि लोग प्राइमरी से किधर जा रहे हैं? टर्शरी। ये इवन हमने अपनी क्लास में भी देखा, जब मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग क्या करोगे फ्यूचर में, तो आप लोगों से ज्यादा बच्चों ने बोला कि मैम हम सर्विस करेंगे, किसी ने बोला इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्राइमरी सेक्टर अभी भी हमारा फ्लरिश कर रहा है, पर कहीं ना कहीं प्राइमरी से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट सेकेंडरी, और उससे भी ज्यादा शिफ्ट किसकी तरफ देखने के लिए मिला है? टर्शरी। ठीक है, देखो लिखा क्या है? प्राइमरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बिकॉज इसमें अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल हैं, मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज हुए हैं फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या पहले ट्यूबवेल्स वगैरह होते थे इरिगेशन के लिए? नहीं। हम मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते थे। क्या इतनी हाईटेक मशीन्स होती थी हमारे पास? नहीं। क्या फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स होते थे? नहीं। शायद बहुत पहले हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किया करते थे, जो कि सबसे प्रिमिटिव मेथड है।
राइट? नमन साइड होके बैठो। फार्मिंग ने सब कुछ चेंज किया है, न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, काफी कुछ ग्रोथ हमने देखी है। ये आपका 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे हेडिंग दी हुई है वैसे ही आ जाएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में चेंज कैसे आया है, न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड, आपके जो भी फर्टिलाइजर्स है उनके बारे में लिख सकते हो। इसकी वजह से एक शिफ्ट देखने के लिए मिला प्राइमरी टू सेकेंडरी। जब फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी थी तो वो कहां पर होगी, प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी में? तो जब एग्रीकल्चर ने डिमांड की कि मशीन्स लाओ, पेस्टिसाइड्स लाओ, फर्टिलाइजर्स लाओ, तो सेकेंडरी सेक्टर भी क्या कर गया बच्चों, ग्रो। अब जब सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा, पेस्टिसाइड कहीं प्रोड्यूस हो रहा है और कहीं ट्रांसपोर्ट होना है, तो बीच में लिंक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, और वो क्या है बच्चे आपका टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बच्चे जब डिमांड जनरेट हुई प्राइमरी में तो किधर की तरफ शिफ्ट हुआ, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। ठीक है, पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करने लगे और गुड्स चीपर रेट्स में मिलने लगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपने चेंज देखा एक हिस्ट्री में कि पहले एग्रीकल्चर कैसे परफॉर्म होता था, अभी एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ और उसकी वजह से टर्शरी सेक्टर। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है? तो में से कितने बच्चे आगे जाके प्राइमरी सेक्टर में काम करना चाहेंगे? इतने सारे बच्चों में एक भी नहीं। सेकेंडरी एक, प्राइमरी में जाओगे? अच्छा, क्या करोगे प्राइमरी में? अच्छा ठीक है, तो ये तीनों सेक्टर लीड करेगा। अच्छा अब कोई बताओ सेकेंडरी में कोई जाएगा इंडस्ट्रीज में? शायद बहुत कम। ठीक है, और टर्शरी? तुम डॉक्टर बनते हो, टीचर बनते हो, लॉयर बनते हो, पुलिस में जाते हो, आर्मी में जाते हो, सब क्या है बेटा, सर्विस। और कहीं ना कहीं आप उसी के लिए तैयारी कर रहे हो कि मैम जेई निकालेंगे तो आईआईटी में जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो तब भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। ठीक है, हो सकता है कि आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी करो, राइट, किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ठीक है, अब सर्विसेज ज्यादा होंगी क्योंकि जॉब जैसा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर में इतनी डिमांड बढ़ रही है? कुछ तो हो रहा होगा, कुछ तो बदल रहा है। तो देखते क्या है बच्चों। मोर सर्विसेज प्रोवाइड्स were provided to the two sectors and there are more employment opportunity in the tertiary sector। अभी जैसे तुमसे पूछूंगी ना, अलग अलग जॉब बताओगे कि मैम ये करना है, ये करना है, मतलब टर्शरी सेक्टर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स इन अ कंट्री, ये से देखता कौन है बच्चे, गवर्नमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इसकी वजह से भी सर्विसेज का बर्थ हुआ। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी हो रहा है अर्बनाइजेशन से लेकर एग्रीकल्चर, हर चीज कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा है किसकी बच्चों, टर्शरी सेक्टर की। इसीलिए धीरे धीरे टर्शरी सेक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी, हो रही हैं इवन टर्शरी सेक्टर में। जैसे जैसे हमारी लेवल बढ़ता है इनकम का, हम किसकी डिमांड करेंगे कि हमें घूमने के लिए एक मॉल चाहिए, हमें एक कार भी चाहिए होगी। ठीक है, हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, कौन इतना लाइन में लगेगा, अच्छे स्कूल्स में जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। तुम लोग डिमांड करते हो, स्ट्रीट फूड पसंद है, इसके अलावा और क्या पसंद है, खाना? ऐसी बातें यानी बेटा, बताओ और क्या पसंद है? मॉल में घूमना, कार पसंद है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये सब चीजें डिमांड तब कर पाते जब हमारी लेवल ऑफ इनकम हाई होती है। ठीक है, बस ये यही बोल रहा है। अच्छा एक और चीज, रिसेंटली तुम ना बहुत एआई बोलते हो, राइट, ये तो एआई है ना, ये तो सब एआई है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो बच्चों एक टाइम पे सोचो कि शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि हम किसी पर्सन को फोन पे बिना किसी वायर के देख पाएंगे या बातें कर पाएंगे या आवाज भी सुन पाएंगे, जो हमें दिख भी नहीं रहा है, कैसे फोन्स कनेक्ट हो रहे हैं, कहाँ से नेटवर्क्स आ रहे हैं,
किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक सैटेलाइट जैसी कोई चीज होगी। और आज एआई आ गया, हमारे जैसी इमेजेस बना देता है, कुछ भी प्रॉम्प्ट दो वो सारी चीजें वो प्रोवाइड कर देता है। शायद आगे जाके ये और भी ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाए, और ज्यादा डेवलप हो जाए, राइट? कि अभी हम सिर्फ ऐसे इमेज देख पाते हैं, फिर हम शायद पर्सन को ही देख पाए पूरी तरीके से। तो अब ये क्या बोल रहा है, सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है लास्ट 50 ईयर्स में, और फ्यू ईयर्स में भी बोल सकते हैं। और इससे हम लोग किसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं? टूवर्ड्स आईटी सेक्टर। अच्छा, सीएस से इंजीनियरिंग किसी को करनी है? देखा, अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, एंड इवन तुम में से भी काफी सारे बच्चे ऑलरेडी इन टेक चीजों में इन्वॉल्व होंगे, इंटरेस्ट होगा, राइट? तो ये क्या दिखाता है कि आप ऑलरेडी टर्शरी सेक्टर की तरफ बढ़ चुके हैं। चलो अब थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है? कंपैरिजन से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। बच्चे देखो, शेयर्स दिए हुए हैं जीडीपी के। प्राइमरी सेक्टर ने 1973 से 74 में कितना परसेंट दिया है? 40%। ये 73-74 की बात हो रही है, बहुत पहले। सेकेंडरी सेक्टर बहुत कम था, बहुत कम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, और टर्शरी भी थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका था। 2013 और 14 की बात करें तो प्राइमरी कितना कम जीडीपी में शेयर कर रहा है, और सेकेंडरी का बच्चे बढ़ गया, और टर्शरी का सबसे ज्यादा राइज हुआ। कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन आने की वजह से लोग किसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं? सर्विसेज की तरफ। अच्छा, ये तो जीडीपी हो गया। दूसरा क्या है? इन परसेंटेज कंपैरिजन एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है? ये दिखाया गया है। ये शायद स्लाइड में कुछ मिस्टेक हुआ है, बताओ, कोई डाउट था बेटा? हाँ देखो, एक चीज हम चाइना से और इंडिया का कंपेयर करें तो क्या है कि इंडिया के पास एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज्यादा था, सेम चाइना के पास भी था। अगर हम चाइना का पुराना बैकग्राउंड देखें 1980s के समथिंग, तो उनके पास बहुत ज्यादा पॉवर्टी रेट था, रेशियो था, बहुत ज्यादा लोग पॉवर्टी के अंदर थे। पर उन लोगों ने वर्क किसके ऊपर किया? एग्रीकल्चर के ऊपर। और इंडिया ने वर्क किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। पर हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल की सप्लाई कम होने की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज इतने अच्छे से रन नहीं कर पाई, और हम लोग कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो गए। और वहीं वो लोग इतना ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे कि कभी भी इंडस्ट्रीज का सप्लाई बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा ग्रो कर गया, ठीक है? तो हम जब सेकेंडरी सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे सियान, तो ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा चीजें यूटिलाइज होंगी, और टर्शरी सेक्टर की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है? अगर 10 इंडस्ट्रीज ओपन होती है तो 10 इंडस्ट्रीज कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, और वो 10 इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं कुछ रॉ मटेरियल्स की भी डिमांड करेंगे, जो कि हमारे ही यहाँ से आएगा, शायद हमारे फार्मर्स के यहाँ से आए, तो हमारे फार्मर्स को भी ग्रोथ मिलेगी, इसमें प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप होगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो दोनों इंडस्ट्रीज को लिंक करता है, वो क्या है? सेकेंडरी सेक्टर लिंक करता है बेटा। एम्प्लॉयमेंट देखो यहाँ पे अब थोड़ा डिटेल में दिखा हुआ है, 12%, 20%, 68%। पहले अभी देखो बढ़ रहा है, 2017-18 का डेटा है, और ये राइज कर रहा है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम लोग किसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? टर्शरी की तरफ। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, एक सिचुएशन है, एक केस स्टडी है, प्लीज ध्यान से सुनना। 5 लोग हैं एक फैमिली में, ये देख रहे होंगे, ठीक है? ये सब लोग मिलके ना एक फील्ड पे काम करते हैं, ठीक है? छोटा सा फील्ड है, उस पर मिलके ये काम करते हैं, और जो भी प्रोड्यूस होता है उसको आपस में शेयर कर लेते हैं। इनका जो 24 आवर्स होते हैं उसमें ये 2 से 3 घंटे काम करते हैं, बाकी टाइम में रेस्ट करते हैं। पर अगर देखा जाए तो ये बहुत कम अर्न करते हैं, और पूरी फैमिली में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद उस छोटे से पैच ऑफ लैंड पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं? यस। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 लोगों की जरूरत थी और 5 एम्प्लॉयड थे? तो ये सही है? पक्का? हाँ, इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? डिसगाइज। अच्छा, एक और चीज, ऐसा लग रहा है ना कि ये सब तो एम्प्लॉयड है मैम, अनएम्प्लॉयमेंट है कहाँ? तो मैं बोल दूं कि यहाँ पे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है? लग रहा है कि सब एम्प्लॉयड है, पर कहीं ना कहीं वो हिडन है, बिकॉज इनकी इनकम नहीं है और ये बहुत कम आवर्स के लिए वर्क कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल वर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम मेड वर्क ऑफ वेरी लेस पोटेंशियल, ठीक है? जिसकी वजह से इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, इवन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं।
जिसमें ऐसा लगता है कि सब काम कर रहे हैं पर एक्चुअली वो अपने पोटेंशियल के लेवल का काम नहीं कर रहे। जैसे तुम लोग अपने पोटेंशियल के हिसाब से पढ़ते नहीं हो, बिल्कुल वैसे ही, ऐसा ही है। डिस्गाइज पढ़ाई है ना। चलो नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल। दो लोगों की कहानी मैं अब तुम्हें बताने वाली हूँ, ठीक है? तुम समझना, सुनना और मुझे बताना कि अगर ऐसी कोई केस स्टडी बनती है तो क्या सिचुएशन होगी, ठीक है? अच्छा, ये उसी के बारे में लिखा हुआ है कि अगर हम 2 लोगों को बाहर की फैक्ट्री में काम कराएं और 3 लोगों को उस फील्ड पे, तो क्या फैमिली की इनकम बढ़ेगी? यस। बच्चों देखो, एक फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, अगर वो 100 kg कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज 100 kg राइस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें आप 5 लोग वर्क करो, 10 वर्क करो, वो उतना ही प्रोड्यूस करेगा। आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो फर्टिलाइजर्स की वगैरह की हेल्प से, पर वो उसकी लिमिट है, ऐसा ही है ना, वो एरिया तो नहीं बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम वहां पे सिर्फ 3 लोगों को काम करवाएं और बाकी 2 को कहाँ भेजें? फैक्ट्री, ताकि डिस्गाइज को क्या किया जा सके? खत्म। आप देखो, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनकी लाइफ में होती है, ठीक है, अर्बन एरियाज में, क्योंकि ये लोग सब कैसे वर्क कर रहे होते हैं? कैजुअली। जैसे कि एक है आपके कैजुअल वर्कर्स, एक है डेली वेज लेबर्स, पेंटर्स, प्लम्बर्स, सेलिंग आइटम्स इन कार्ट्स, ठीक है? ये लोग भी बच्चे बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करना चाहते हैं। अगर इनको काम नहीं मिलता तो कैसा अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा? सीजनल भी बोल सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। कितने होते हैं टोटल, कोई बताएगा? बताओ क्या क्या? 5 4 3 2 1 बता दो जल्दी से, कोई बताएगा? हाँ बताओ। देखो, मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, एक अर्बन में और एक रूरल में, तो उस हिसाब से डिवाइड करके बताओ। आराम आराम से बेटा। मैम, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, एक होता है डिस्गाइज्ड, एक रूरल होता है, हाँ, ये रूरल हो गए, ठीक है, और अर्बन में होते हैं क्या होता है? हाँ हाँ बोलो। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। यस, बिल्कुल, पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज, मशीन्स की आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है वो, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ अनएम्प्लॉयमेंट्स है जिससे ये कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। पर बच्चों, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जानी चाहिए? इंडिया जिसके पास सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, क्या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए? बस यही सीबीएसई को लगता है और वो इस टॉपिक को दे देते हैं कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में, कि बताओ ऐसा क्या किया जाए रूरल एरिया में जिससे डिस्गाइज और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म किया जाए। क्या कर सकते हैं? वही यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि हम वहां पे बच्चे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव। क्या क्या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? रोड अच्छा कर दो, वाटर सप्लाई अच्छी कर दो, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा कर दो, ठीक है। सेकंड क्या करना है? इजी अफोर्डेबल बैंक लोन प्रोवाइड करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप सुना है? पढ़ाया था मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें लोन मिल जाता है इजीली। किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें प्रोवाइड की जाएंगी अगर रूरल एरियाज में, तो बच्चों कहीं ना कहीं वो कोई छोटा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, राइट? इजी लोन, अफोर्डेबल लोन। अच्छा, नेक्स्ट, थर्ड हम क्या कर सकते हैं ताकि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सके? वो क्या है बच्चे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करें? प्रमोट करें। क्या करें? प्रमोट करें, ठीक है। और कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर लोड रखें और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ लोगों को शिफ्ट करें। मोटिवेट करें कि भाई छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री ओपन करो, आप लोन लो बैंक से, स्मॉल इंडस्ट्री ओपन करो और सेल्फ रिलायंट वर्क करो, ठीक है। हर कोई वर्क करना चाहता है बेटा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में कौन रहना चाहेगा? कौन? इंडस्ट्री नहीं सेटअप करनी, लोन देना, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाओ, जैसे कि बास्केट मेकिंग, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, राखी मेकिंग, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है। फोर्थ हम क्या कर सकते हैं कि हम विलेज को कनेक्ट कर सकते हैं नियर बाय टाउन से, ताकि लोग आसानी से आ जा सके, या फिर जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको क्या कर सके? इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। और बच्चे फिफ्थ हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रेन्स के लिए स्टोरेज फैसिलिटी बना सकते हैं, ताकि जो भी वो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं उसको वहां पे स्टोर करें, अच्छे प्राइस पे उसको सेल करें, और अगर इंडस्ट्री ऐसा कुछ स्टोरेज यूनिट ओपन होगा तो वहां पे लोगों को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, लास्ट,
हमारे ऐसा नहीं है कि हम ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, नीति आयोग की एक स्टडी है, उन्होंने बोला कि 20 लाख जॉब बन सकती हैं। किसमें बच्चे? एजुकेशन सेक्टर में अलोन। बाकी ऐसी ही जॉब कहां पे हम बना सकते हैं? हेल्थ सेक्टर में भी। तो सोचो कि अगर 20 लाख एजुकेशन सेक्टर में जॉब बन सकती हैं और अगर हम 10 लाख भी हेल्थ केयर में बनाते हैं तो 30 लाख लोग एम्प्लॉयड होंगे, मतलब 30 लाख फैमिलीज को काम मिलेगा और वो हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आ सकते हैं उनको। ठीक है, छोटी छोटी स्कीम्स एंड छोटे छोटे एफर्ट्स से हम ये चीज कर सकते हैं रूरल एरियाज पर। एक और स्कीम आई है बच्चों, मनरेगा, शायद आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये नरेगा, फिर बाद में इसका नाम रखा गया मनरेगा। अच्छा, ये किस ईयर में आई है? सबसे इंपॉर्टेंट 2005 में आई है। कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर्ड हैं? 625। पूरा नाम सुनो तो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बच्चों इसमें क्या लिख दिया? गारंटी, मतलब अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही। कितने दिन के लिए? 100 डेज के लिए। अब तुम जैसे छोटे से नादान बच्चे होते हैं, वो रूरल और अर्बन नहीं पढ़ के जाते, तो याद रखना इसमें क्या लिखा हुआ है? रूरल एरियाज। ठीक है, अर्बन एरियाज में होगा क्या? नहीं, सिर्फ कहां पे होगा? रूरल एरिया। क्या यहाँ वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होगा? यस, सबसे बड़ी बात। अच्छा, एक और सिचुएशन बोलती हूँ कि अगर कोई गांव है जो बहुत डेवलप्ड है और गवर्नमेंट फेल हो जाती है मनरेगा देने से, तो क्या होगा? यस, उनको क्या मिलेगी बच्चे? अलाउंसेस या फी दी जाएगी। दिस एक्ट वुड गिव प्रेफर टू टाइप ऑफ वर्क जिसमें वो लोग क्या होते हैं, आगे के लिए हेल्पफुल हो, जिसमें भी वो लोग क्वालिफाइड है, उस तरीके का काम देने की बात मनरेगा करता है। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 7 पॉइंट्स मैंने आपको करा दिए। अगर ये 5 मार्क्स में आता है कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाते हैं, प्लीज बच्चों आप इसको पीवाईक्यूज में भी देख सकते हो, अच्छे से तैयार करके जाना। 7 पॉइंट से एटलीस्ट 5 आप प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ स्कीम्स के बारे में आपने पढ़ा हो, सुना हो अपने आसपास, तो वो भी आप एग्जाम्पल में लिख के आ सकते हो। अच्छा, 2 जगह है, 2 लोगों की बात हो रही है, एक कांता है और एक कमल है। कांता सुबह उठती है, ठीक है, पर हमें इससे क्या मतलब है? पर हमें पढ़ना है क्योंकि इसके बारे में केस स्टडी है। कांता बच्चों सुबह उठी, सुबह उठ के वो तैयार हुई, ऑफिस जा रही है। ऑफिस पहुंची है 9:30 बजे सुबह के, और शाम को एट 5:30 वापस आ गई। नॉर्मल लाइफ। इसकी सैलरी मिल जाती है मंथ के एंड में। मैम बहुत सिंपल है, ये तो सबको ही मिलता है। हाँ बिल्कुल लगता है। इनको प्रोविडेंट फंड की भी फैसिलिटी मिली हुई है, और प्रोविडेंट फंड किसके अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अगर इनकी तबीयत खराब होती है या इनके डिपेंडेंट्स की तबीयत खराब होती है तो इनको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी मिला हुआ है, और साथ ही साथ इनको छुट्टी मिलती है संडे पे। नथिंग न्यू, हमने तो मैम यही देखा है, या फिर हम शायद जॉब करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, When she joined the work, इसका प्रॉपर इंटरव्यू हुआ, इनको पूरा अपॉइंटमेंट लेटर मिला, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। पर कांता के नेबर में एक और पर्सन रहता है जिसका नाम क्या है? कमल। कमल क्या करता है बच्चे? डेली वेज लेबर है, एक टी स्टॉल पे काम करता है। जब इसको हायर किया था टी स्टॉल उन्होंने, ना तो कोई इंटरव्यू हुआ, ना ही उसकी क्वालिफिकेशंस देखी गई, और ना ही कोई उसे ज्वाइनिंग लेटर मिला कि लीजिए यू आर हायर्ड या यू आर फायर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं उसको मिल रहा है। वो सिंपल बोला गया कि कल से काम पे आ जाना, वो कम से काम पे आ रहा है। और टाइम देखो, वो 7:30 आ रहा है और 8 PM तक वहां पे काम कर रहा है। अरे ये PM है, ठीक है ये मत सोचना कि 1 घंटे काम, आधे घंटे काम करके चला गया, इससे अच्छी जॉब किसी की नहीं। ये 8 PM तक काम कर रहा है इवनिंग में, ठीक है। इसको कोई अलाउंसेस नहीं मिलते, इसकी संडे की छुट्टी भी नहीं होती है, ठीक है। अगर ये कुछ दिन के लिए लीव ले लेता है तो ये जब वापस आएगा अपनी जॉब पे तो देखेगा कि कोई और कमल वहां पे काम कर रहा होगा, ठीक है। ये वहां पे क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर इसकी तबीयत खराब होती है तो इसे कोई अलाउंसेस नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, और ना ही कोई रिटायरमेंट फंड, कुछ नहीं मिल रहा है। डिफरेंस क्या है? ठीक है, और टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा हुआ? ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो बच्चों 2 केस स्टडी तो तुमने बहुत अच्छे से समझ ली, पर अगर इस पे पॉइंट्स आ जाए लिखने के लिए कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या क्या हुआ है, तो बहुत सिंपल है, जो ऑर्गेनाइज्ड में हो रहा होगा उसका जस्ट रिवर्स कर देना है अनऑर्गेनाइज्ड में। वहां पे फिक्स टाइमिंग से वर्क के, यहाँ पे फिक्स टाइमिंग होंगे नहीं। वहां पे कांता को एक डेस्क जॉब मिली हुई है, उसको ये काम करना है, पर क्या कमल वही काम कर रहा होगा जो इसको बोला गया होगा? नहीं, ये शायद कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहा होगा। वहां उसको लीव हॉलीडेज वगैरह मिल रही है, यस, पर कमल को नहीं। शायद लीव है उस दिन तो और ज्यादा काम करना पड़े,
ठीक है, लोग आएंगे घूमने के लिए। यस, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। तो चलो कांता और कमल को थोड़ा सा कंपेयर करके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को समझते हैं, बिकॉज ये हमारे एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स में। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज की डेफिनेशन, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें सारे रूल्स कैसे हैं बच्चों, रिटन है, एक एग्रीमेंट हो रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके अकॉर्डिंग दी जा रही हैं, गवर्नमेंट के। पर अनऑर्गेनाइज्ड में ऐसा नहीं है, सिर्फ कैसे कम्युनिकेशन पे काम हो रहा है, वर्बल। क्या ये गलत नहीं है? क्या इससे कमल का एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, उससे ज्यादा काम कराया जा सकता है? बिल्कुल। तो क्या गवर्नमेंट को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और यही सीबीएसई आपसे पूछेगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन, कैजुअल लेबर का बचाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और इट्स आल्सो अ 5 मार्क क्वेश्चन। तो 3 नंबर का तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से बना, और आपका 5 मार्क्स में बनेगा क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, रेडी हो पढ़ने के लिए? पक्का? देखो बहुत इजी है। ऑर्गेनाइज्ड के फीचर्स, सिस्टमैटिक, प्रोसीजर्स एंड रूल्स फॉलो करेंगे। यस। अनऑर्गेनाइज्ड में बेटा बस इसमें क्या लगा दोगे, नॉट। क्या ये रजिस्टर्ड है अंडर द गवर्नमेंट? यस। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या लगा दोगे, नॉट। फिक्स सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ? यस। और वहां नो फिक्स सैलरी। वहां पे फिक्स वर्किंग आवर्स? यस। अभी कमल 7:30 आ रहा है, 8 बजे जा रहा है, हो सकता है किसी दिन उसको 8:30 बजे भी जाना हो या 9 बजे भी वो जाए, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नो, नॉट। ठीक है, नो। वहां पे जॉब सिक्योरिटी थी, एग्रीमेंट था, पेड लीव, पीएफ, पेड हॉलीडे, सब कुछ था, पर वहां कमल के केस में नो। ठीक है, पीएफ इज द प्रोविडेंट फंड। बच्चे हमारी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट डिडक्ट किया जाता है, जिसको हमें एक साथ दिया जाता है ताकि रिटायरमेंट फंड की तरीके से उसको यूज किया जाए। जब आप रिटायर होगे तो वो आपको एक साथ बल्क में मिलेगा, ताकि आप अपना कोई छोटा बिजनेस रन कर सको या फिर अपना ओल्ड एज को अच्छे से। हाँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट हर जॉब में होता है बच्चे। इनकम बिल्कुल कंपेयर की जाएगी, पर सबसे बड़ी बात होती है वर्किंग कंडीशंस यहाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो सिस्टमैटिक रूल्स एंड प्रोसीजर। गवर्नमेंट के आउटसाइड ये वर्क करते हैं। सैलरी फिक्स वहां थी, यहाँ पर नहीं है। वहां पे जॉब सिक्योरिटी थी, यहाँ पे रिस्क है, इनसिक्योरिटी है। ठीक है, वहां पे फिक्स वर्किंग आवर्स थे, यहाँ पे फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है। कंजेस्टेड अनहाइजीनिक एरिया में काम करना पड़ता है। इसको कभी भी बोल दिया जाएगा कि अब कल से तुम काम पर नहीं आना, पर कांता को ऐसे बोल नहीं सकते, बिकॉज वो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है और सब कुछ लीगली साइन वगैरह हुआ है। मैंने क्या बोला कि भाई कमल की हेल्प करनी पड़ेगी, तो चलो कमल की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प हो सकती है वो देखते हैं। गवर्नमेंट को देखना चाहिए बच्चे बेसिक डिटेल्स, जैसे कितना वर्किंग आवर्स फिक्स रहेंगे, ठीक है, लीव्स कितनी होनी चाहिए और मिनिमम पेमेंट कितना होगा, ये गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा, तुम लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ इसमें, या ट्रिक कह लो या हिंट ले लो, कि बच्चों कभी भी शुड नहीं लिखने के आना है। ठीक है, आंसर जब भी लिखोगे तो वहां पर शुड नहीं लिखना। हमने बचपन से ही शुड लिखा है, तो हमारा हाथ ना शुड पे चलता है, वो नहीं लिखना है। देखो ध्यान से, सॉरी लिखना है, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आंसर, कि वो एक तरीके का ऑर्डर ना लगे। ठीक है, तो सेकंड क्या है, फार्मर्स शुड बी सपोर्टेड थ्रू एजुकेट फैसिलिटीज। फार्मर्स को एजुकेट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनपुट में और मार्केटिंग फैसिलिटीज में सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। इसीलिए तुम लोगों को पता होगा कि चाइल्ड लेबर बैन है इंडिया में, इलीगल है। यस, कैजुअल लेबर शुड बी गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लैंडलॉर्ड से, फैक्ट्री ओनर से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लाई करके। एनजीओ को अवेयर करना है इनके बारे में। तो देखो हर कैजुअल लेबर को इन्होंने कनेक्ट किया है। पहले तो एक नॉर्मल जनरल चीज बोल दी, यहाँ पे किसके बारे में बात की, फार्मर्स के। यहाँ पे किसके बारे में बात की, कैजुअल लेबर के। यहाँ पे किसके बारे में बात करी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और लास्ट में एक और सजेशन एनजीओ की तरफ से कि भाई इनकी बेसिक राइट्स की बात की जाए, प्राइमरी एजुकेशन और ट्रेनिंग जरूर दी जाए। ठीक है, क्लियर? ओके, वन मोर थिंग बच्चों, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज के साथ साथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। क्या कांता पब्लिक सेक्टर में थी या प्राइवेट सेक्टर में थी? प्राइवेट। किस में थी? प्राइवेट। पब्लिक क्या होती है बेसिकली? पब्लिक सेक्टर क्या होता है? तुम उल्टा क्यों बोलते हो अक्षत, सारी बातें। तो बच्चे पब्लिक का मतलब क्या होता है?
जहां आप गवर्नमेंट ओन कर रही होती है। अच्छा, अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड बोल रही हूं तो क्या वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है? यस, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि अगर मैं ऑर्गेनाइज बोल रही हूँ तो पब्लिक और वो प्राइवेट दोनों हो सकता है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दो अलग चीजें हैं, और यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दो अलग चीजें हैं। नहीं, अनऑर्गेनाइज प्राइवेट में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऐसे नेक्स्ट नहीं होना था। गवर्नमेंट ओन करती है कुछ एसेट्स को, जैसे कि इंडियन रेलवेज, ठीक है, प्रोवाइड करती है सर्विसेज, और जनरली किसके ऊपर काम करते हैं बच्चों? किसके ऊपर वर्क करते हैं बच्चे? पब्लिक वेलफेयर। ये छोटा सा डिफरेंस है। पर वहीं प्राइवेट सेक्टर किसकी तरफ वर्क करता है बच्चों? किसकी? प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट ओन करना चाहता है, और यहाँ पे से पब्लिक वेलफेयर की बात होगी। एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे? रेलवेज, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। और यहाँ पे क्या बच्चे रहेगा? टिस्को, रिलायंस, ये सब कैसी सेक्टर है बच्चे? प्राइवेट। क्या ये भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो कितनी बड़ी कंपनियां हैं, टिस्को एंड रिलायंस, क्या ये ऑर्गेनाइज होंगी? यस, फिक्स वर्किंग आवर्स, मंथली सैलरी आ जाना, पीएफ होना और पेड हॉलीडेज। और यहाँ पर भी वो चीज देखने के लिए मिलेगी। दोनों में आ सकता है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। बाद में बात करेंगे इस बारे में। कंट्रीब्यूशन क्या है पब्लिक सेक्टर का इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अब आपसे पूछेंगे कि क्यों आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए, क्यों हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, कि या फिर गवर्नमेंट जॉब्स कैसे प्राइवेट जॉब से बेटर है? यस, एक तो ये चीज है। इसके अलावा देखो, ये प्रमोट करते हैं बच्चे क्या? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वेल, यहाँ पे हम पर्सनल ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैसी ग्रोथ की बात कर रहे हैं? इकोनॉमिकल। और वो भी किसका? देश का। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करते हैं ये? देश का। गवर्नमेंट जॉब्स वो लिखा हुआ है बच्चे। ये प्रमोट करते हैं रैपिड डेवलपमेंट, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मेट्रोज, रेलवेज, ये सब भी इसका एग्जांपल होंगे। ये क्रिएट करते हैं बहुत सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए। ये फाइनेंशियल रिसोर्स की तरीके से काम करता है फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पे बच्चे ये इंकरेज करते हैं स्मॉल मीडियम कॉटेज इंडस्ट्रीज को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को भी। इंश्योर करते हैं इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट मॉडरेट रेट। साथ ही साथ ये HDI में भी काम करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तुम लोगों ने इसको पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में? ठीक है, अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीजों से कैलकुलेट होता है, जल्दी से बता दो मुझे। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम नहीं होगी? इनकम नहीं होगी? अच्छा, तो बेटा हेल्थ में आ गया ना वो। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर हमें बेसिक चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, चीप इलेक्ट्रिसिटी, फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स मतलब क्लास 9th में पढ़ा था, राशन शॉप्स। ठीक है, तो ये सब सारी जिम्मेदारियां किसकी होती है? पब्लिक सेक्टर। और इसी के साथ बच्चों मैंने आपको 5 मार्क क्वेश्चंस बता दिए, 3 मार्क क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और शायद आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। बहुत सिंपल है, ओवरऑल डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। तो प्लीज आप इनको प्रैक्टिस करो, लिखो। इससे एमसीक्यूज बनने के थोड़े कम चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हैं, तो उसी के हिसाब से प्रिपेयर करो। कीवर्ड्स को ध्यान रखना, और बहुत ही बेसिक चैप्टर है, क्लास 9th में भी ऐसा रिलेटेड चैप्टर आपने पढ़ा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई गेस आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे बताओ। कोई डाउट है आप लोगों का इस चैप्टर में? समझ में आ गया सब? ओके, सो बच्चों यहीं पे एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।